अगर अटल जी कहते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करनी है, तो हम क्यों हवा वाली राजनीति करें, हम जमीन की राजनीति करें। अगर अटल जी कहते हैं कि समाज तो ये भी कहते थे कि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पार्टी के अंदर हैं और आप अगर सवाल नहीं करते हैं तो आप पार्टी प्रेमी हो सकते हैं, देश प्रेमी नहीं। बात से तो मुझे लग रहा है कि आप बागी एक किस्म से हो गए। और दूसरा कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो लोग अपोजिशन में क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनकी भी नहीं सुनी जाती, और भाजपा सरकार ऐसी मानी जाती है कि क्रिटिसिज्म को तो उनको पसंद ही नहीं है। क्रिटिसिज्म जो सवाल करता है उसको दबाने की बात करते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप बीजेपी के अंदर रहकर उनके ऊपर सवाल करेंगे और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, या आपका फ्यूचर जो है वो बीजेपी में अच्छा है? किसी को गुपकारी, किसी को मेंढक, किसी को काकरोच, इस प्रकार की बातें कहने लगे। टोडा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर नेचर वाइज देखा जाए, टूरिज्म की नज़र से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत भी है। आपके जहन में नाम आ गया होगा देसा, और राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखा होगा, साथ में देख रहे हैं आप, तो आपको जो है जहन में आ गया है कि देसा की ही बात हो रही है। और देसा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि देसा फर्स्ट और देसा मस्ट करके इलेक्शंस में चलाया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें शक्तिराज परिहार जी ने वोट लिए और उस पूरे एरिया को यह आश्वासन दिया था कि हम जो है डेवलपमेंट करेंगे। अगर देखा जाए 2014 के या 20-21 से पहले पीछे देखा जाए, या 24 से भी पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर देसा के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। रास्ते थे लेकिन रोड नहीं थी, पुल जो है वो लकड़ी के बने हुए थे। मतलब ये समझ लीजिए आप कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा एरिया था जहां पर लाइट भी नहीं थी, और हर जगह पर जो है ये सवाल हम उठाते भी थे। जो भी राजनेता या जो भी मिनिस्टर्स आते थे बीजेपी के, चाहे वो स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, उन सब से हम पूछते थे कि देसा ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वहां पर जो है बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, बेसिक फैसिलिटीज जो है देसा के अंदर नहीं है। उसके बाद मैं आए शक्तिराज परिहार जी ने किस तरीके से जो है उन्होंने वादे किए और कहा कि देसा को हम जो है फर्स्ट और मस्ट बनाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। अभी कुछ हद तक जो है डेवलपमेंट शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तरीके से देसा के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो भाजपा के भी जो है ये सरपंच भी रहे हैं और भाजपा में भी रहे, अभी भी भाजपा में भी है, लेकिन देसा के अंदर जो है वो ए और बी पार्टी जो है बनी हुई है बीजेपी की तरफ से, और उनकी भी आपस में जंग है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि सब कुछ हो गया है जी, सब कुछ चंगा है, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, अभी और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट करनी जरूरी है। क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? ये जो ए और बी टीम है ये काफी देर से है बीजेपी की देसा के अंदर। क्या लगता है इससे नुकसान हो रहा है देसा को या फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो ए और बी टीम वाली आपने बात की, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ऐसा। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि जब हम देसा के विषय में कोई बात उठाते हैं, जब हम वहां की विकास के विषय पे बात उठाते हैं, जब हम वहां की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात उठाते हैं कि 21वीं सदी में भी देसा के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं हैं, आज भी वहां पर पाल पर उठाकर पेशेंट्स को लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, 4-5 लोग ही हैं वो हमारी उन बातों को एक एज बनाकर अपने नेताओं के पास अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वो उस बात का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उस पे वो आलोचनाएं शुरू करने लग जाते हैं। किसी को गुपकारी, किसी को मेंढक, किसी को काकरोच, इस प्रकार की बातें कहने लगते हैं। बाकी यदि हम अपनी तरफ से कहें, हमारा एक ही मकसद है कि देसा मस्ट देसा फर्स्ट, जो आपने पहले भी कहा कि देसा का विकास करना। और जिन लोगों को हमने वोट दिया है, देसा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने नेताओं से अपने अधिकार की मांग भी करें, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उस वक्त कुछ लोग हमें जब काकरोच जैसे नामों से पुकारते हैं, तो तब ऐसा लगता है कि ये और ए और बी की बात है। परंतु यदि हमारी तरफ से आप कहें तो हम सकारात्मकता हमारी है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ देशा के विकास तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं के विषय पर बात उठाते हैं। मतलब आप कोई भी कमी वहां की जो है, या उस कमी के ऊपर वीडियो बनाते हैं या उस कमी को उजागर करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप तंज कस रहे हैं जो प्रेजेंट एमएलए हैं। जी, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, परंतु मैंने पहले कहा कि ये हमारा अधिकार है, और यदि उस पर किसी को कोई परेशानी हो कि इन्होंने देशा के विषय पर बात क्यों उठाई, तो वो हम ज्यादा दिल पर नहीं लेते हैं, क्योंकि हम
देशा के लिए ही राजनीति करना चाहते हैं और देशा के विकास के लिए राजनीति करना चाहते हैं, और हमें एक गर्व है कि हम देशा के विकास के लिए बात उठाते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी हो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों कि वहां पर जो है वो दो टीमें बन गई है, एक टीम जो शिकायतें लगा रही है आपके कहने के मुताबिक कि वो शिकायती तत्व बने हुए हैं, और कुछ लोग जो है देशा की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो जो शिकायतें करने वाले हैं उनका मकसद क्या है? क्या वो डेवलपमेंट होने देना चाहते हैं देशा की? देखिए, राजनीति में हमेशा एक ऐसा कल्चर बनाकर रखा हुआ है कि आपने चापलूसी करनी है, आपने पूरे एरिया का ठेका ले लेना है, और हमेशा से भारत के अंदर यही हुआ है कि गांवों के 4-5 लमरदार बन जाते हैं, वो पूरे गांव का ठेका कर देते हैं, और वो नेताओं के पास जाते हैं कि गांव नेता को तो खुश करना है कि जनाब हमारे गांव में पूरी तरह से अच्छा सिस्टम है, हमारी मंडल टीम, हमारी जो दूसरी पार्टियों के भी मैं कहूंगा जो ब्लॉकों की टीमें होती हैं, वो अपने नेताओं के पास जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी अपने नेता को दिखाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को भी गुमराह कर लेते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो जागरूक है, वो विकास चाहता है, वो मूलभूत सुविधाएं चाहता है, वो अपने घर में लाइट चाहता है, वो स्कूल चाहता है, वो बिजली चाहता है, वो पानी चाहता है। यदि उसको वो सुविधाएं ना मिले तो आने वाले टाइम में जब चुनाव के समय नेताओं को उनके पास जाना पड़ेगा तो आप देखते हैं कि नेताओं को किस प्रकार वो हार का सामना करना पड़ता, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। तो ये उनके कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि ग्राउंड की सच्चाई, ग्राउंड की हकीकत और वहां पर लोगों का क्या रुझान है। जमीन से जुड़ी हुई राजनीति यदि करनी है तो जमीन की सच्चाई को महसूस करके उस सच्चाई को नेताओं तक पहुंचाना उस कार्यकर्ता का दायित्व है, और तभी वो ईमानदारी कर सकता है जब, क्योंकि वो जमीन की स्थिति को देखकर नेता काम करेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है, वहां जाना है ताकि अपने काम निकालने हैं, पूरे एरिया का बताना है कि पूरे एरिया के वोट जो है वो मैं दिला दूंगा तो आप मेरा काम दे दीजिए। मैं आपको बताऊंगा, मैं पीछे गांव देशा गया था पिछले कुछ दिनों, तो हमारी कुछ अपने बुजुर्गों से बात हुई। वहां पर एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत अच्छी बात की और मैंने पूरे जीवन के लिए एक सीखने वाली बात सुनी। उन्होंने कहा कि जब हमारे विधायक जी देशा आए थे, श्रीमान शक्तिराज परिहार जी जब देशा आए थे, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक किसी व्यक्ति का नाम दिया कि उन्होंने कहा मंच से कि आप देखो फलाने ठाकुर सिंह जी कितने काम करते हैं, उनकी आयु जो है 60-70 साल से ऊपर है, जिनके लिए कहा, बोला इतनी आयु में भी इतना काम करते हैं वो। हमारे चुनाव में 50 लोग उन्होंने बाहर से लाए, जम्मू मजालता बाहर से लाए, और इतना काम करते हैं, तो आपको भी इनसे सीखना चाहिए। जब हमने वहां सर्च किया कि उस व्यक्ति ने कितने वोट लाए, तो एक वोट खाली उसका अपना पड़ा था, बाकी घर के वोट भी नहीं लाए थे, एक वोट। लेकिन नाम किसका चला? उस ठाकुर का। और जो गांव में 6 के 6 वोट जिसके घर के होंगे, 10 के 10 जिस घर के होंगे, वो पूरे पोल करता है, उसका कोई नाम नहीं होगा, और उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्चा भी नहीं कर, कोई गाड़ी नहीं उसको देनी है, कोई खाने के लिए उसको नहीं देना, घर से जाना पोलिंग बूथ पर वोट पोल करने, फ्री के वोट मिल जाने। लेकिन जो ठाकुर बाहर से आया, उसने 50 लोगों का खर्चा भी लिया, उसने अपना खर्चा भी लिया होगा गाड़ी का, और बाद में वोट कितने दिए होंगे? 1 वोट, और नेताओं के पास नाम भी उसी का। इस प्रकार की राजनीति को समाप्त करना, इस कल्चर को खत्म करना आज के युवाओं का मौलिक अधिकार भी है, ड्यूटी भी है। और आप जैसे मीडिया के लोग जो भी है, उनको भी इस प्रकार की सच्चाई दिखाना कि जमीन में क्या हो रहा है, राजनीति के अंदर कौन लोग हैं, जो नीचे लोग जमीन के साथ जुड़े हुए, उनको राजनीति में आना पड़ेगा, तब जाकर ये कल्चर खत्म होगा। बाकी जिसको बुरा लगना है, ये चीजें बुरी लगे। जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बात से, तो मुझे लग रहा है कि आप बागी एक किस्म से हो गए, और दूसरा कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जो लोग अपोजिशन में क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनकी भी नहीं सुनी जाती, और भाजपा सरकार ऐसी मानी जाती है कि क्रिटिसिज्म को तो उनको पसंद ही नहीं है। क्रिटिसिज्म जो सवाल करता है उसको दबाने की बात करते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप बीजेपी के अंदर रहकर उनके ऊपर सवाल करेंगे और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, या आपका फ्यूचर जो है वो बीजेपी में अच्छा रहेगा? देखिए, हम जब से राजनीति में आए हैं, हम किसी मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, किसी पद तक जाने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति करने आए हैं लोगों के हितों की बात करने के लिए। और रही बात क्रिटिसिज्म की, तो हम किसी चीज का भाजपा का क्रिटिसिज्म नहीं करते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप कहीं भी देख लीजिए कि कहीं हमने अपने विधायक शक्ति जी का क्रिटिसिज्म किया हो, भाजपा की नीतियों का क्रिटिसिज्म किया हो, जो आइडियोलॉजी भाजपा है कि उसका क्रिटिसिज्म किया हो, कहीं नहीं किया हो। हमने सिर्फ अपने गांवों के विकास,
वहां की डेवलपमेंट, वहां की मूलभूत सुविधाओं, वहां के आम लोगों की समस्याओं सवाल किया, लेकिन सवाल किए को उजागर किया है कि ये समस्याएं आपने देखनी है। उन समस्याओं को कुछ लोगों ने आलोचना के रूप में उतार दिया। मैंने पहले ही कहा कि वो चाहते थे कि ये जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम पार्टी से भी साइड करें। इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया कि इनको हम साइड करें, इनको पार्टी का ऐसा हम एक नैरेटिव सेट कर लें पार्टी के अंदर कि ये अपोजिशन का काम करते हैं। यदि हम वहां से बिजली की वीडियो बनाएंगे तो बोलेंगे अपोजिशन में है। क्या भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता है, क्या जो आज पदों पर है, मंडल अध्यक्ष हैं, जो और लोग, क्या वो अपने गांव की वीडियोस नहीं, हम बहुत बार देखते हैं वो वीडियोस बनाते हैं कि इस गांव में ये समस्या कमी दिखाते हैं, कमी दिखाते हैं, लेकिन उनको नहीं कहा जाएगा। हमारे ऊपर जो कुछ लोग 2-3 साल जिनको राजनीति में हुए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, वो यहां का कल्चर खराब करने के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए, सोफे पे बैठने के लिए 4 लोगों की जगह है तो वहां पर 4 ही होंगे, 5वां नहीं आना चाहिए, इस प्रकार का वहां पर एक माहौल बनाने की इस प्रकार की बातें करते हैं। परंतु यदि हम अपनी बात करें, हमने अटल जी से राजनीति सीखी है, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी से राजनीति सीखी है और उनसे प्रेरणा लेकर ही हम राजनीति में आए हैं। अगर अटल जी कहते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करनी है तो हम क्यों हवा वाली राजनीति करें, हम जमीन की राजनीति करें। अगर अटल जी कहते हैं कि समाज, तो ये भी कहते थे कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पार्टी के अंदर हैं और आप अगर सवाल नहीं करते हैं तो आप पार्टी प्रेमी हो सकते हैं, देश प्रेमी नहीं हो सकते। बिल्कुल उन्होंने कहा, अटल जी ने कहा है, और भाजपा की ये सिद्धांत है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो इसी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। हमारा नेशन क्या है? हमारा नेशन देशा है। हम अपने हिस्से का भारत निर्मित करेंगे। हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव का विकास राम करेंगे। प्रसाद को ये याद है, बाकी सारे नेता, बड़े नेता, छोटे नेता भूल गए ये सब जो आप कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे तो वो भी है लेकिन हाँ, फॉलो नहीं करते। देखिए ऐसी बात नहीं है। यदि आप शक्ति जी की ही बात करें, आप, मैं समझ रहा हूं कि आप वहीं पर जाना चाहते हैं, तो हमारे वो नेता हैं, हमने उनके मार्गदर्शन में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। अगर सामने नहीं कर रहे हैं तो वो जो कर रहे हैं, हो सके हम भी अदृश्य रूप में उनका ही काम कर रहे होंगे, या उनका काम हमें अच्छे भी लगते होंगे, बुरे भी लगते होंगे, लेकिन उनका जो नीचे सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं चाहता है कि दूसरा कोई आए। ये उनको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। और हम इस बात पर बोलें, क्यों नहीं बोलेंगे? हम राजनीति करने आए हैं तो सच बोलने के लिए आए हैं। उसकी चाहे हम सजा मिलेगी तो हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। आपको समय नहीं मिला कि शक्तिराज परिहार जी से आप बैठे और ये सब वार्तालाप वहां पर करें? आज भी मिलते होंगे हम, उनके साथ मिलने में क्या है, मैं भी मिल सकता हूं, उनसे मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या आपकी आलोचना करते हैं? इस रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है। इस रिलेटेड कभी बात नहीं। लेकिन उनके कान तो भरे जाते हैं ना? हाँ, कान भरे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है उनके कान। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उस चीज को किस लेवल पर लेते हैं वो जानते हैं। तो अब इस इंटरव्यू के बाद उन तक स्पष्ट बात पहुंच जाएगी और वो हो सकता है कि आपके साथ डिस्कस करें इसके बाद। देखिए, डिस्कस करने की बात नहीं है कि हम उनके साथ कोई डिस्कस करें या इस प्रकार का कोई हमारा एजेंडा है कि हम डिस्कस करें। अभी हमें इतना विश्वास है कि अगर हमें डिस्कस करनी होगी तो उनके दरवाजे खुले होंगे, हम जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई, वो तो हमेशा कहते हैं कि किसी भी पार्टी से जिसने वोट दिया है वो भी आ सकता है, जिसने नहीं दिया है वो भी आ सकता है। हम तो भाजपा के, हमें ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बाधा ही नहीं हमारे बीच में कि हम डिस्कस ना करें। जब चाहे हम कर सकते हैं। इसमें तो कब तक आप भाजपा ही रहने वाले हैं? हम आजीवन भाजपा रहेंगे, इसमें क्या है। हमने जब से राजनीति शुरू की है तब से हम भाजपा के सिद्धांतों पर चलकर राजनीति करने आए हैं। तब से हमने अटल जी से प्रेरणा ली। ऐसा तो नहीं है कि बाद में यही क्लिप काट के चलानी पड़ेगी जब आप कहीं और चले जाएंगे? कभी ऐसा नौबत नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसी नौबत होता है ऐसा कि राजनेता ऐसे बोलते हैं कि मैं राघव चड्ढा, अभी रिसेंटली एग्जांपल ले लो आप, कि उनके फिर बाद में वही काट के चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूंगा, ये वाली लाइन भी चला देना कि राजनीति में विकल्प खुले होने चाहिए, और अगर कोई ऐसी अवस्था पड़े तो हमारे पास कोई विकल्प होगा तो हम उस विकल्प को देख भी सकते हैं। चलो, तो इशारा जो है इन्होंने दे भी दिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 500 प्लस क्या है? 500 प्लस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, 500 प्लस कोई एनजीओ नहीं है, 500 प्लस केवल एक अभियान है। 500 प्लस केवल एक हमारा मिशन है कि देशा के अंदर 500 कार्यकर्ता तैयार करने। 90 प्लस सुना था हमने, लेकिन 500 प्लस आपने कुछ। 500 प्लस हमारी देशा की 5 पंचायतें हैं। हमारा लक्ष्य है कि देशा की 5 पंचायतों में, हर पंचायत में 100 कार्यकर्ता हूं, 100 नेता हूं, 100 लोगों को तैयार करना जो पूरी तरह से राजनीतिक रूप में सक्रिय हों, हर गतिविधि को समझ सकें, हर चाल को समझ सकें,
पूरी तरह से जो राजनीति में श्रेष्ठ बने, इस प्रकार का हमने मिशन चलाया है। 500 लोग हमने देशा के अंदर तैयार करने हैं, क्योंकि देशा हमेशा यदि इग्नोर हुआ है तो राजनीतिक मानसिकता के कारण हुआ है। देशा हमेशा प्रताड़ित हुआ है, तो बाहर के लोगों ने राजनीतिक सत्ता जमाने के लिए देशा को यूज किया है। अब हमारा समय है कि हम देशा को यूज नहीं होने देंगे। और आपने पीछे देखा भी होगा, हमने एक युवा अधिवेशन किया जिसमें हमने 50 युवाओं का अधिवेशन रखा था, परंतु 60 से अधिक युवा वहां पर उपस्थित हुए और वहां से बहुत ही सकारात्मक चीजें निकल कर आई। बहुत से नए युवा जो आज पढ़ रहे हैं, जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल की आयु के हैं, वो आने वाले समय में देशा की दिशा तय करेंगे। ये हमारा लक्ष्य। देशा का विकास तब हो सकता है जब वहां की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, वहां की आर्थिक स्थिति तब मजबूत हो सकती है जब राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे। देशा को राजनीतिक रूप से सशक्त करना ही हमारे 500+ मिशन का उद्देश्य है। चलिए, तो आपको क्या कुछ कहना है? पूरी बातचीत आपने सुनी, इस पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जो है वो जरूर दे सकते हैं। लेकिन आखिर में यही कहूंगा कि आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना और किसी की जो है वो भजन कीर्तन करना किसी नेता का, ये सही चीज नहीं है। आपको भजन कीर्तन करना है, आप मंदिर जाइए, लेकिन किसी नेता के पीछे जो है आंख मूंद करके नहीं चलना है। आपको अगर डेवलपमेंट करनी है तो आप सीखिए लद्दाख से, कि लद्दाख चाहे वो एनसी के लीडर हो, चाहे वो भाजपा के लीडर हो, या चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, रात को जो है कमरा बंद करके डेवलपमेंट के इशू के ऊपर बात करते हैं और दूसरे दिन सारे मिलके जो है किस तरीके से लद्दाख को आगे जो है डेवलप करना है। और इसीलिए लद्दाख डेवलप भी है। आप साफ सफाई को लेकर देखिए, आप किसी भी चीज को लेकर देखेंगे तो लद्दाख सबसे बेटर है, जम्मू से बेटर है, श्रीनगर से बेटर है, हमारे डोडा से भी बेटर है। तो अगर आपको देशा, और ये देशा के लिए नहीं बाकी सब एरियाज के लिए भी है, कि अगर आपको अपने एरियाज की डेवलपमेंट करनी है तो आप भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, उससे पहले आप देशा से हैं, उससे पहले आप डोडा से हैं, उससे पहले आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपको अपने एरिया, अपने रीजन को किस तरीके से डेवलपमेंट करना है उसके बारे में सोचना है। चाहे उसके लिए आपस में आपको अपनी आइडियोलॉजी साइड पे रख के एक साथ मिलना क्यों ना पड़े। तो चलिए, आपको क्या कुछ कहना है, आप तो अपनी राय रखेंगे। दीजिए सुलिंदा परिहार को इजाजत। देखते रहे TLR न्यूज। धन्यवाद।